देखिए, शुभ समाचारों की बात हम आज करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले नजरें उन 6 खबरों पर डाल लेते हैं जिन पर आज देश और दुनिया की तमाम नजरें रहने वाली हैं। देखिए, पहली खबर है काबुल से, जहां एक मस्जिद में जोरदार बम धमाका हुआ है। शाम की नमाज से ठीक पहले हुए इस धमाके से अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पूरा जो इलाका है उसको सील कर दिया गया है। हमले के पीछे पाकिस्तान समर्पित आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है। लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। दूसरी खबर देखिए, यूक्रेन से निकलकर आ रही है, जहां रूस के हमले से अभी भी लगातार जारी है और ये पहले यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा से 60 किलोमीटर दूर जकोटा पर हुआ। और तीसरी खबर आपको बता दें, चीन ताइवान के बीच चल रहे तनाव से जुड़ी हुई लगातार ये खबर आ रही है। हालात के मद्देनजर ताइवान के सैन्य अभ्यास में लगातार जुटा हुआ है और इस बीच ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन को बड़ी चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि चीन कोई भी ऐसा एक्शन ना करे जिससे इलाके में तनाव बढ़े। साथ ही बड़ी खबर ब्रिटेन से भी है, जहां प्रधानमंत्री की रेस में ऋषि सुनक पिछड़ते अब नजर आ रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के मतदाताओं के बीच बुधवार को हुए एक सर्वे में ये बात सामने आई। और इसी बीच बरसों की कड़वाहट भुलाकर टर्की और इजराइल ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ये भी आज की बड़ी खबर। दोनों देशों ने ऐलान किया कि वो पूर्व राजनयिक संबंध बहाल कर रहे हैं और जल्द ही दोनों देश एक दूसरे के यहाँ अपने राजदूत तैनात करेंगे। साथ ही आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच क्रिकेट का मुकाबला होना है। भारत की कोशिश 3 मैचों की सीरीज अपने नाम करने की होगी, क्योंकि इस टूर्नामेंट के बाद भारत को एशिया कप में पाकिस्तान से भिड़ना होगा। तो ये वो तमाम खबरें जिस पर आज देश भर की नजर रहेगी और गुड न्यूज टुडे आपको देगा सबसे पहले अपडेट। तो चलिए सबसे पहले बात हम करेंगे अमृतसर की, जहां एक बड़ा आतंकी हमला टल गया है। जी हां, आतंकियों की कोशिश पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह की जान लेने की थी, लेकिन उनकी गली के एक कुत्ते ने इस आफत को टाल दिया। दरअसल हुआ ये कि आतंकियों ने देर रात दिलबाग सिंह की गाड़ी में बम फिट किया। आतंकियों को पता था कि जब दिलबाग सिंह गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो जोरदार धमाका होगा, लेकिन सुबह सुबह गली में घूमने वाले कुत्ते ने कार से बम खींचकर नीचे गिरा दिया। थोड़ी ही देर बाद कार साफ करने वाले की नजर बम पर पड़ी और इस तरह आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया गया। आतंकियों ने कैसे बुना था साजिश का जाल और कैसे आखिर वक्त में एक डॉगी ने, एक कुत्ते ने इस हादसे को टाल दिया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रोटी के बदले चमत्कार, ये कोई जुमला नहीं बल्कि अमृतसर की एक ऐसी हकीकत है जिससे सिर्फ एक जान नहीं बची बल्कि हजारों जानें बच गईं और एक आतंकी हमले को नाकाम कर दिया गया। वो कैसे, जरा पहले इस वीडियो से समझिए। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा ये मंजर रात 2 बजे का है। अंधेरे को चीरती स्ट्रीट लाइट साफ दिख रही है। सड़क पर 3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। सामने पार्क जैसी जगह है जहां कुछ पेड़ लगे हैं। इन्हीं पेड़ के नीचे एक गाड़ी खड़ी है जो जीप है। इस बीच एक बाइक पर सवार 2 लोग आते हैं। यहाँ एक आदमी बाइक से उतरकर सीधे जीप के पास जाकर कुछ करता है। इस बीच बाइक चला रहा दूसरा आदमी गाड़ी मोड़कर खड़ा हो जाता है। चंद सेकंड बाद दोनों बाइक सवार निकल जाते हैं। 35 सेकंड की इस फुटेज से ये साफ नहीं होता कि आखिर ये गाड़ी चोरी का मामला है या कुछ और। अब जरा इस जगह की दूसरी फुटेज देखिए जो सुबह की है। तस्वीर में 2 डॉग घूमते दिखाई दे रहे हैं। एक भूरे रंग का डॉग सीधे उस जगह पहुंचता है जहां कुछ देर पहले वो शख्स गाड़ी के नीचे कुछ करता दिखाई दिया था। ऐसा लगता है मानो कि डॉग गाड़ी के नीचे से कुछ खींचने की कोशिश कर रहा है। फिर थोड़ी देर में डॉग चला जाता है। इसके कुछ देर बाद एक और शख्स आता है जो ठीक उसी जगह कुछ उठाने की कोशिश करता है जहां कुछ देर पहले वो डॉग दिखाई दिया था। अब तस्वीरों की इस पहेली को साफ करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दरअसल ये वीडियो उस साजिश से जुड़े हैं जिसमें एक आतंकी हमले का शिकार एक सब इंस्पेक्टर को बनाया जाना था, जो नाकाम हो गया। ये हमला अमृतसर में क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह की गाड़ी पर होना था।
बताया जा रहा है कि इस विस्फोटक से धमाका जब कार स्टार्ट होती तब होता, लेकिन एक डॉग ने इस विस्फोटक को मुंह से खींचकर नीचे गिरा दिया। फिर इसे दिलबाग की गाड़ी साफ करने वाले ने उनके सुपुर्द कर दिया। ये पूरा वाकया अमृतसर के रंजीत एवेन्यू इलाके का है, जहां इस घटना के बाद पंजाब पुलिस के आला अफसरों ने भी दौरा किया। घटना स्थल पर पहुंचे एडीजी की माने तो बड़ा नुकसान हो सकता था। मिस्टर मोनीश चावला ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪਰਸਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों विदेश भागने की फिराक में थे। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल की टीम ने दोनों को पकड़ा है, जिन्हें फ्लाइट के जरिए दिल्ली से अमृतसर लाया गया। सूत्रों की माने तो दिलबाग एंटी टेररिस्ट टीम के हिस्सा रहे हैं और आतंकियों के खिलाफ लगातार काम करते रहे हैं। यही वजह है कि वो आतंकियों के निशाने पर काफी समय से हैं। बताया जा रहा है कि जिस डॉग ने इस पूरी साजिश को नाकाम किया, उसे सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह रोटी खिलाते हैं। यही वजह है कि वो उनके घर के आसपास ही घूमता रहता है। अमृतसर से सत्येंद्र चौहान, गुड न्यूज टुडे। तो जन्माष्टमी को लेकर के तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। मंदिरों को सजाया संवारा गया है, बाजारों में रौनक बढ़ गई है। कोरोना पाबंदियों के हटने के बाद जन्मोत्सव मनाने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के जिले मथुरा समेत राज्य के अलग अलग जिलों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और इतना ही नहीं, इस बार शहर में दूर दराज से आकर के लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। बाजारों में लड्डू गोपाल की मांग भी बढ़ गई है। बाल गोपाल की पगड़ी पोशाक के साथ साथ उनके श्रृंगार की मांग ज्यादा है। 6 शहरों की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कान्हा की नगरी मथुरा को तो बेहद भव्य तरीके से सजाया गया। मंदिर में पूजा पाठ फिलहाल चल रहा है। राम की नगरी अयोध्या में भी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी जोरों पर है और पूरी हो चुकी है तैयारी। मुरादाबाद में जन्माष्टमी को लेकर बच्चों में गजब का उत्साह नजर आया। दरअसल बाल गोपाल की ड्रेस पहनकर अलग अलग स्कूलों में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। देखिए, बद्रीनाथ धाम में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां पूरी हैं और मंदिर को भक्तों के लिए खोला गया है, जो भगवान के जन्म तक खुला रहेगा। वाराणसी में तो अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। बाजार में इस बार नंद गोपाल के वेलकम के लिए बुलडोजर वाली पालकी आई है। ये तस्वीरें आप जैसे कि देख रहे हैं। अंबाला के बाजार भी गजब का उसमें जोश दिखाई दे रहा, उत्साह नजर आ रहा है जन्मोत्सव के मौके पर। और फिर से एक बार 2 साल बाद वो धूम नजर आ रही है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में इस बार गोपाल के जन्मोत्सव की धूम भारी संख्या में देखी जा रही। भक्तों में भी बहुत उत्साह है। सरकार की ओर से इस कार्यक्रम को और सफल भव्य बनाने की तैयारियां जोरों शोरों से हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम जो है अयोध्या के राम नगरी से भी देखी जा रही और ब्रज की होली के रंगों में सराबोर हो चुके प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कैसी तैयारियां हैं कृष्ण के धाम में जन्मोत्सव की। रोशनी से नहाया मथुरा का ये श्री कृष्ण जन्म स्थान। मंत्रोच्चारण के बीच भगवान श्री कृष्ण की ये पूजा अर्चना। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा पर अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का रंग चढ़ने जा रहा है। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। ठाकुर जी की सारंग शोभा पुष्प बंगले में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। ठाकुर जी इस बार मोक्षलासन में विराजमान होकर अभिषेक स्थल पर पधारेंगे और चांदी से बने कमल के फूल में ठाकुर जी का अभिषेक होगा। इस बार गर्भगृह और श्री कृष्ण मंच को कारागार का रूप दिया जाएगा।
श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट के सचिव कपिल शर्मा का कहना है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जन्मभूमि के अंदर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी न हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। उत्सव को भव्य बनाने के लिए संस्थान के द्वारा सभी तैयारियां बहुत जोर शोर से की जा रही हैं और पूर्णता की ओर है। भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा हरिकांता पूजा गेस्ट हाउस में हमने स्थापित कर दी है। ये हमारे सभी बंधु इस पूजा के लिए कहते थे, तो जो भी महापुरुष विद्वान पत्रकार जन फोटो लेना चाहें वो गेस्ट हाउस में। जन्माष्टमी के समय भगवान श्री कृष्ण के भक्त जन्म उत्सव में शामिल होने के लिए देश भर से मथुरा आते हैं। मथुरा में लोगों के लिए मौका किसी महा उत्सव से कम नहीं होता और इसके लिए मथुरा की भव्य सजावट देखते ही बनती है। हर साल जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्म स्थान का एक अलग ही रंग होता है। भगवान का खास श्रृंगार किया जाता है। इस साल भी तैयारियों में कोई कमी नहीं रखी गई है। भक्तों की भीड़ के बीच हरे कृष्णा की गूंज से मथुरा गुंजयमान है। मथुरा से मदन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, इस बार रक्षाबंधन की तरह जन्माष्टमी को लेकर के दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार जन्माष्टमी कब मनाई जाए। तो आपकी ये दुविधा हम दूर कर देते हैं और दिखाते हैं आखिर कान्हा का जन्मोत्सव मनाने की शुभ घड़ी क्या है। पंडित शैलेंद्र पांडे से जानते हैं जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार जन्माष्टमी के लिए 2 तारीखें सामने आ गई हैं और उन तारीखों को लेकर के समस्याएं पैदा हो रही हैं। कैलेंडरों में जन्माष्टमी 2 तारीखों को दी गई है, 18 अगस्त और 19 अगस्त 2 तारीखें हैं। अब लोग ये कंफ्यूज्ड हैं कि 18 अगस्त की रात को जन्माष्टमी मनाएं या 19 अगस्त की रात को जन्माष्टमी मनाएं। देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में वृषभ लग्न में, अर्थात जन्म के समय मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि थी। इस बार अष्टमी तिथि 18 अगस्त को रात में 9:20 पर आरंभ हो रही है और ये अष्टमी 19 अगस्त को रात को 10:59 तक रहेगी। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि 19 तारीख को उदया तिथि है तो 19 को जन्माष्टमी मनाओ, लेकिन जन्माष्टमी के साथ नियम यह कहता है कि चंद्रमा के उदय से जन्माष्टमी का निर्धारण होता है। चंद्रोदय व्यापिनी तिथि ली जाती है। चंद्रमा का उदय 18 अगस्त को रात में लगभग 11 बजे के आसपास होगा और उस समय अष्टमी तिथि होगी। इसीलिए 18 अगस्त को चंद्रोदय व्यापिनी तिथि अष्टमी होगी। तिथि और चंद्रमा के आधार पर 18 अगस्त की मध्य रात्रि को जन्माष्टमी मनाना ज्यादा उचित होगा। देखिए, वैसे तो काशी भगवान भोलेनाथ की नगरी है। कहते हैं कि काशी के कण कण में भोले का वास है, लेकिन इन दिनों काशी में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का रंग गजब का जमा हुआ है। बाजार में इस बार जन्मोत्सव पर नंद गोपाल के वेलकम के लिए खास तरह की बुलडोजर पालकी आई है। जी हां, इस पालकी की डिमांड देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आ रही। देखिए, वाराणसी से ये स्पेशल रिपोर्ट। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। कान्हा के जन्म उत्सव को लेकर बाजार सज गए हैं। बाजार में अलग अलग तरीके के कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं। और इस बार कान्हा का जो रूप बाजार में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है वो है नंद गोपाल की बुलडोजर वाली पालकी।
इसी बुलडोजर पालकी पर कान्हा इस बार अपने भक्तों को दर्शन देंगे। काशी के कलाकारों ने पहली बार इस खास पालकी को तैयार किया है, जिसकी डिमांड देश के अलावा विदेशों तक देखने को मिल रही है। खास तो सर विभिन्न प्रकार के कपड़े सुंदर सुंदर हैं। कान्हा जी भी जेसीबी पे दिख रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ जो बुलडोजर चल रहा है योगी जी का, तो उसको लेके कान्हा जी जो है जेसीबी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और मार्केट में किस तरह की रौनक है? क्या जेसीबी वाले जो कान्हा जी हैं वो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं? बहुत। दरअसल बुलडोजर को यूपी का ब्रांड बना दिया गया है। 2022 के चुनाव से शुरू हुआ ये सिलसिला हर त्योहार पर जारी है और अब इसकी वानगी एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी देखने को मिल रही है। बाजारों में कान्हा की बुलडोजर वाली पालकी की डिमांड बढ़ गई है। हम लोगों ने मार्केट में कान्हा जी के विभिन्न रूप लेकर के आया और सबसे स्पेशल इसमें लोगों को लुभा रहे हैं। बाबा की तरह जो है, जो अपराधियों को बुलडोजर चल रहा है, कान्हा जी जो है जेसीबी चलाते हुए, ये लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है और ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं लोग। इस बार कान्हा बुलडोजर पर तो सवार हुए दिखाई दे ही रहे हैं, साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के चलते उनकी पालकी पर तिरंगा भी लहरा रहा है। कान्हा की अलग अलग लीलाओं से सभी वाकिफ हैं, उनका बाल रूप सभी भक्तों के मन में बसा है। लेकिन इस बार जन्माष्टमी पर ये बुलडोजर वाले कान्हा अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। वाराणसी से ब्रजेश कुमार, गुड न्यूज टुडे। तो आपने देखी बुलडोजर वाले कान्हा जी की क्यूट तस्वीरें। बात कुछ और खबरों की होगी। बाढ़ बारिश के बीच मिशन जीवन रक्षा लगातार जारी है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। देश के पूर्वी हिस्सों से लेकर पश्चिमी छोर तक आसमानी आफत के आगे इंसान बोना नजर आ रहा है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में राहत और बचाव टीम जो है लगातार अपना काम कर रही है। युद्ध स्तर पर लोगों को बाढ़ से बचाया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश से लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 8 जिलों की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ओडिशा के खोर्धा, मध्य प्रदेश के खंडवा, गुजरात के भरूच, सूरत, महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा, साथ ही राजस्थान के बाड़मेर में बाढ़ ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण अब तक ओडिशा के 10 जिलों के 1776 गांवों में 4.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है। इस भारी बारिश से तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट महसूस की जाएगी। तो देखिए, भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज से 20 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट तो जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार उत्तराखंड के कई पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। तो मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड के नैनीताल और बागेश्वर जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार ये बताया जा रहा है कि आज से 20 अगस्त तक उत्तराखंड में भारी बारिश देखने को मिलेगी, यानी रेड अलर्ट वाली स्थिति हो जाएगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो आज नैनीताल और बागेश्वर के अलावा 19 अगस्त को नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में भारी बारिश होने की संभावना लगातार जताई जा रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए बोला जा रहा है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 20 अगस्त को देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश की संभावना जता दी है। तो आप भी अलर्ट रहिए और सावधान रहिए। और देखिए, ओडिशा में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात वहां पैदा हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अगले 4 दिनों तक राज्य में बाढ़ के हालात बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश को लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया है। 18 से 20 तारीख 18 और 19 तारीख को ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्य वर्षा होने की संभावना है, जो कि लो प्रेशर एरिया सिस्टम के प्रभाव के कारण। और इस तरह 20 तारीख को कोस्टल उड़ीसा में अनेक स्थानों पर और इंटीरियर उड़ीसा में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्य वर्षा होने की संभावना है। डे 5 में इंटीरियर उड़ीसा में अनेक स्थानों पर
हल्की से मध्य वर्षा होने की संभावना है। डे 1 में सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवघर, केवंझर, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, कटक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी में आइसोलेटेड प्लेसेस पे थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होने की ये येलो वार्निंग दी गई है। इसी प्रकार डे 2 में बारगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, ढेंकानाल, कटक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खुर्दा, नयागढ़, गंजम, गजपति, कंधमाल और कालाहांडी जिलों में 1-2 स्थानों पर हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है 18 तारीख को। तो रीजन वाइज क्षेत्रवार आपने समझा कि कहां ज्यादा चांसेस हैं। देखिए, दमन के समुद्री तट पर कोस्ट गार्ड ने 14 मछुआरों की जान बचाई है और इन मछुआरों की नाव इंजन में खराबी के कारण समुद्र में वो फंस गई थी। अचानक ये इनका रेस्क्यू करना पड़ा, जिसके बाद सभी को एयरलिफ्ट किया गया है। फिलहाल इन्हें मत्स्य विभाग को सौंपने का फैसला किया गया है। समंदर में उफनती लहरें, लहरों पर उछलती कूदती नाव और नाव के सिर पर मंडराता हेलीकॉप्टर। थोड़ा और गौर करेंगे तो पाएंगे इस हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे की तरफ समुद्र में लटक रही है और कवायद चल रही है समुद्र की लहरों में फंसी जिंदगी को बचाने की। जो एक नहीं 14 लोगों की टीम थी। एयरलिफ्ट की ये तस्वीरें दादरा नागर हवेली और दमन दीव के समुद्री किनारे की हैं। हालांकि ये रेस्क्यू भी आसान नहीं था, क्योंकि समुद्री लहरों में फंसी नाव और जान बचाने की मुहिम के बीच मौसम और बारिश ने अड़ंगा लगाने की खूब कोशिश की। बोट उसमें पानी भर रहा था, वो अड्रिफ्ट थी और उससे जो सी स्टेज था वो इतना रफ था कि उस वैसे वहाँ से बंदों को निकाल पाना सर्वाइवर्स को काफ़ी मुश्किल था। उसमें उनको हमने अभी इनको निकाला है और 11 बंदों को सेव करके लेकर के आए। टोटल कितने लोग थे? टोटल ये इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। बोट से जितने भी हमने निकाल सकते थे वो हम सबको निकाल के लेकर के आ गए। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम ने, जिन्होंने 14 मछुआरों को बचाकर उन्हें सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया। ये मछुआरे जिस नाव में सवार थे उसमें गड़बड़ी होने की वजह से वो डूबने की कगार पर पहुंच गई थी। मुंबई में रजिस्टर्ड ये नाव नवसारी से सफर पर निकली थी, जो वापस मुंबई की ओर जा रही थी। लेकिन मंगलवार की रात जब नाव दमन तट से लगभग 16 समुद्री मील की दूरी पर थी तो नाव पर सवार मछुआरों को इंजन में खराबी का पता चला। जब मछुआरों की टीम इंजन नहीं शुरू कर पाई तो इन लोगों ने मदद के लिए कोस्ट गार्ड से संपर्क किया। करीबन 11:30 बजे आज सुबह हमें एक इन्फॉर्मेशन मिला कि एक बोट जिसका कि कल इंजन फेलियर हो गया था और उसके बाद वो बोट अड्रिफ्ट था, उसमें फ्लडिंग हो रहा था। ये इन्फॉर्मेशन हमारे हेडक्वार्टर से हमको मिला। हमने 11:40 पे अपना हेलीकॉप्टर लॉन्च किया। बोट का नाम तुलसी देवी था, जो कि मुंबई में रजिस्टर्ड है और काफ़ी बारिश और रफ सी कंडीशंस में ये इस रेस्क्यू को किया गया है। मछुआरों के कांटेक्ट करने के बाद दमन कोस्ट गार्ड की टीम एक्शन में आई। हेलीकॉप्टर ने 11 मछुआरों को 4 उड़ानों में एयरलिफ्ट किया, क्योंकि ये लोग नाव के इंजन में आई खराबी को लेकर आश्वस्त थे कि ठीक हो जाएगी। हालांकि बाद में बचे हुए लोगों को भी एयरलिफ्ट कर एयरबेस लाया गया, जहां से इन्हें फिशरी डिपार्टमेंट के हवाले किया जाना है। दमन से गोपी गंगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद दिल्ली एनसीआर को एक और सौगात मिलने वाली है। ये सौगात देखिए रैपिड रेल की है, जिसका फर्स्ट लुक सामने निकल कर आ चुका है। इसे हम खास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं। 82 किलोमीटर रूट पर बनने वाले इस रैपिड रेल सिस्टम की अपनी खूबियां हैं, देखिए। दिल्ली से मेरठ जाने वालों को पहली सौगात एक्सप्रेसवे की मिली। अब बारी दूसरी कुश्त की है। इसमें अब जुड़ने वाली है रैपिड रेल।
जिसका इंतजार अब खत्म होने को है। इसकी पहली झलक सामने आ गई है। हालांकि शुरुआत दिल्ली से मेरठ तक नहीं होगी, लेकिन माना जा रहा है कि 2025 तक ये पूरी तरह चालू हो जाएगा। रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मार्च 2023 तक अपना सफर शुरू कर देगा। पूरा रूट कई फेज में खोला जाना है। शुरुआत पहले 17 किलोमीटर के सफर से होगी। उसके बाद जैसे जैसे काम होता रहेगा, रैपिड रेल अगले स्टेशन से अंतिम स्टेशन तक का सफर तय कर लेगी। रैपिड रेल सिस्टम को लेकर सिर्फ दिल्ली एनसीआर में उत्सुकता नहीं है, बल्कि समूचे देश में है। यही वजह है कि जब पहले इसके डिब्बे सामने आए तो इसने सुर्खियां बटोरी थी और अब पूरी ट्रेन का लुक सामने आ गया है। इसके फर्स्ट लुक पर गौर करने से साफ दिख रहा है कि फ्रंट लुक को बुलेट ट्रेन की तर्ज पर डिजाइन किया गया है, जबकि साइड में मेट्रो ट्रेन की तरह दिखाई दे रही है। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ट्रेन 6 बोगियों वाली है। आम आदमी का सपना रैपिड रेल में सफर करने का बहुत जल्द पूरा होने वाला है। ऐसे में रैपिड रेल अब तैयार हो चुकी है। पहले एक नजर देखें, आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे होंगे और ये ट्रेन बिल्कुल बनकर तैयार है। अब तक आपने कोचेस देखे होंगे कि आखिर कोचेस कैसे होते हैं रैपिड रेल के, लेकिन पहली बार आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रेन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई है। कुछ ही दिनों में ये चलनी शुरू भी हो जाएगी। मार्च 2023 से इसे चलना है साहिबाबाद से दोहाई तक, लेकिन उससे पहले ट्रायल रन भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। जहां तक बात दिल्ली से मेरठ के सफर की है, तो इस रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। इसमें से 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में और 68 किलोमीटर का हिस्सा यूपी में पड़ता है। दिल्ली में इस कॉरिडोर में जंगपुरा, सराय काले खां, न्यू अशोकनगर और आनंद विहार 4 स्टेशन हैं, जिनमें सिर्फ आनंद विहार स्टेशन भूमिगत है। इस स्टेशन से दिल्ली की ओर न्यू अशोकनगर और गाजियाबाद की दिशा में साहिबाबाद एलिवेटेड स्टेशन बनाए जा रहे हैं। पहले फेज को लेकर इसका शॉर्ट ट्रायल शुरू हो गया है। फुल ट्रायल नवंबर के आखिरी हफ्ते में होगा। साहिबाबाद से दुहाई के 17 किलोमीटर के हिस्से पर अब इस हिस्से के बचे खुचे सिविल वर्क को निपटाया जा रहा है। दिल्ली से मेरठ तक का सफर हर कोई जानता है कि आखिर रैपिड रेल जब चलेगी तो ये सफर बेहद आरामदायक हो जाएगा। लेकिन रैपिड रेल कब चलेगी, इसको लेकर तमाम सवाल हैं। उसको लेकर ये भी बात की जा रही है कि आखिर जब ट्रेन चलेगी तो उसके अंदर क्या क्या खासियत होंगी। हमने अब तक आपको कोचेस के बारे में दिखाया है कि रैपिड रेल के कोचेस कैसे होंगे, लेकिन पहली बार आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। इस ट्रेन के अंदर 6 कोचेज हैं। मार्च 2023 में साहिबाबाद से दोहाई तक ये ट्रेन चलेगी और उससे पहले लगातार यहाँ पर ट्रायल शुरू किया जा चुका है। कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से 82 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी है, उसी हिसाब से इस यात्रा को और ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए कोशिश ये की जा रही है कि गति के साथ काम को पूरा किया जाए। पब्लिक सेफ्टी के लिए इसमें खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट पर अमल के पीछे का मकसद दिल्ली की भीड़ को कम करना और एनसीआर में होने वाले प्रदूषण से आजादी दिलाना भी है। वरुण सिन्हा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर मधुबाला की। जी हां, हम मशहूर एक्ट्रेस मधुबाला की बात नहीं कर रहे, हम उस खास मधुबाला की बात कर रहे हैं जिसका पाकिस्तान के कराची में इस वक्त इलाज किया गया है और पुराने दर्द से उबार लिया गया है। कौन है ये मधुबाला और किस तरह से ये मुसीबत में पड़ गई, कैसे इससे राहत मिली है, ये सब जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पाकिस्तान के कराची जू के एलिफेंट हाउस में रखी गई इस हथिनी को अब उस मुसीबत से काफी राहत मिल गई है जिसके चलते ये काफी वक्त से परेशान थी। एनिमल वेलफेयर ग्रुप फॉर पास के सदस्यों और वेटरनरी डॉक्टरों ने आखिरकार इसका इलाज करने में कामयाबी हासिल की और इसे दर्द से छुटकारा दिला दिया। अफ्रीकी नस्ल की हथिनी मधुबाला 16 साल की है। इसे दांत और सूंड में लंबे समय से तकलीफ थी। इस सिलसिले में एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट की याचिका पर सिंध हाई कोर्ट ने सुनवाई की और जानवरों के लिए काम करने वाले समूह को इसकी सेहत का जायजा लेने का आदेश दिया। इसके बाद वेटरनरी डॉक्टर्स और कार्यकर्ताओं के दल ने यहां पहुंचकर इसका इलाज किया और 5 से 6 घंटे तक सर्जरी के बाद इसे परेशानी से मुक्ति दिलाई।
मधुबाला का इलाज करना डॉक्टरों के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन डॉक्टर्स खुश हैं कि उन्होंने इस काम को कामयाबी के साथ अंजाम दे दिया। इलाज के बाद अब इसकी स्थिति काफी बेहतर है और उम्मीद की जा रही है कि ये जल्द ही एक बार फिर से चिड़ियाघर में आने वाले दर्शकों का मनोरंजन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।